मिश्र आजकल नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, वो उस समय में TRAI के अध्यक्ष हुआ करते थे। नितिन मिश्र के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट परामर्श पत्र TRAI ने जारी किया और उसमें क्रॉस मीडिया ऑनरशिप को बंद करने की वकालत की गई थी। उसके बाद फिर 2013 में TRAI ने ये परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें डिटेल्ड में ये नोट्स देकर समझाया गया कि क्या करना चाहिए सरकार को, क्या गड़बड़ियां हैं और क्यों ये चिंताजनक है। मसलन उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा गया कि 32% अगर स्टेक किसी एक ग्रुप में है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, उसको हम मानेंगे कंट्रोल। अगर एक ग्रुप का एक मीडियम में 32% स्टेक है तो दूसरे मीडियम में, यानी अगर किसी का प्रिंट में 32% है तो इलेक्ट्रॉनिक में उसको कट करके 20% तक लाना होगा। और इस तरह कंट्रोल को उन्होंने डिफाइन किया। लेकिन उसमें एक बड़ा लूप होल ये भी रहा कि अलग उसमें 6-7 तरह के बाजार की चर्चा की गई। हिंदी मार्केट, इंग्लिश मार्केट, तेलुगु मार्केट, तमिल मार्केट, यानी 32% 20% का जो कैलकुलेशन है वो स्पेसिफिक बाजार में लागू होगा। यानी अगर मैं तेलुगु अखबार में 32% ओन करता हूं तो मैं निकल के तमिल टेलीविजन में 32% ओन कर सकता हूं। इससे बहुत सारी प्रतिक्रिया हुई कि बाजार स्पेसिफिक जो है इससे किसको नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। अल्टीमेटली जो बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है, बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के पास ये सुविधा है कि वो तमिल में भी इन्वेस्ट कर ले, वो तेलुगु में भी इन्वेस्ट कर ले, उड़िया में कर ले, बंगाली में कर ले, हिंदी में कर ले, क्योंकि ये मार्केट अलग अलग बांट दिया गया है। उस समय ये बहुत इसको रिवोल्यूशनरी रिपोर्ट मानी गई और कि इसने ये मीडिया ओनरशिप के पैटर्न पर सरकार की तरफ से, TRAI की तरफ से पहली गंभीर कोशिश है। इस गंभीर कोशिश में अल्टीमेटली जो बाजार में सेक्स बांट के कॉर्पोरेट के लिए खुला रास्ता दे दिया गया। इसके बावजूद ये उम्मीद थी इस रिपोर्ट को सरकार रेक्टिफाई करेगी, लागू करेगी, पार्लियामेंट में बहस होगी। 2013 में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने पेड न्यूज़ पे एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी, जिसमें सिर्फ पेड न्यूज़ की चर्चा नहीं थी, मीडिया ऑनरशिप और क्रॉस मीडिया ऑनरशिप को कर्व करने की बात कही गई थी उसमें। और उस समय उसके स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे राव इंद्रजीत सिंह। संजोग से वो भी आजकल बीजेपी में, पहले कांग्रेस में थे। और नृपेंद्र मिश्र जो TRAI के रिकमेंडेशन देके गए थे, वो आजकल नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। हमें ये उम्मीद बनी थी कि जब दोनों लोग अब सत्ताधारी पार्टी के बीच गए हैं और इतनी शानदार रिपोर्ट बना के इन लोगों ने तैयार की है, तो ज़रूर ये इस सरकार में कुछ इस तरह की चर्चा होगी कि इस मीडिया ऑनरशिप के पैटर्न को हम किस तरह से एक इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक ढाल पाए। क्योंकि दुनिया भर में, यूरोप में, अमेरिका में जिसके मॉडल को इंडिया के मीडिया और इंडियन स्टेट लागू करने की कोशिश में लगातार छटपटाती रहती है कि अमेरिका और यूरोप जैसा होना है, वहाँ पर क्रॉस मीडिया ओनरशिप पे जिस तरह के रेगुलेशन, जिस तरह के नॉर्म्स है, भारत मेरे ख्याल से इकलौता इतना बड़ा देश है जहाँ पर मीडिया ओनरशिप को लेकर एक भी नियम कायदा ठोस तौर पर नहीं बना है। सिर्फ रेगुलेशन के नाम पर जो एक बॉडी बनी है प्रिंट में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी क्या हालत है हर कोई जानता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो सेल्फ रेगुलेशन के चैंपियन लोग रहे हैं, BEA बना, NBSA बना, उस पर रेगुलेशन के नाम पर होता क्या है हर कोई जानता है कि प्रेस काउंसिल नाम की स्टैट्यूटरी बॉडी बनी भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कुछ भी नहीं बना। और इस तरह से जो NBSA में लोग हैं, जो एडवर्टाइजिंग काउंसिल, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी में लोग हैं, वो लोग लगातार जो मालिक हैं, मालिक के एजेंडे को लगातार पुश करते हैं और मालिक के एजेंडे के मुताबिक एडिटोरियल कंटेंट डिसाइड हो रहा है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ये सिर्फ ये नहीं है कि संपादक नाम की संस्था खत्म हो गई या संपादक कोई जाग जाएगा तो मीडिया रातों रात सुधर जाएगा। सवाल है कि मीडिया जो ओनरशिप का पैटर्न है, जब तक इसमें स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा तो इस तरह से मैनिपुलेट करने में वो अस्थायी संरचना के तौर पर हमारे बीच डेवलप होगा और हुआ है। उसमें उसको छेड़े बगैर, उसको तोड़े बगैर अभी फिलहाल मुमकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि संपादक अगर कोई लड़ भी लिया पर्सनल लेवल पर तो बहुत ही वो आजकल करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम संपादक, तमाम सारे संवाददाता, सारे प्रोड्यूसर, सारे मीडिया कर्मी सब कोई सारी बातों को सुनता है, ओढ़ लेता है, रिटेलिएट करता है, आर्ग्यू करता है, बहस करता है। लेकिन वो बहुत ही इंडिविजुअल टाइप की लड़ाइयाँ, इंडिविजुअल टाइप का एफर्ट है। इंस्टीट्यूशनल एफर्ट तब तक नहीं आएगा जब तक इन सारी चीज़ों में एक पॉलिसी फ्रेमवर्क ना बने। और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की उम्मीद फिलहाल मुझे इसलिए नजर नहीं आती कि TRAI ने जो रिकमेंडेशन थी उसमें 2 चीज़ें और शामिल थी। एक चीज़ थी पॉलिटिकल ओनरशिप, दूसरी चीज़ें थी रिलीजियस ओनरशिप। अब देखिए धर्म के नाम पर धार्मिक चैनल लगातार खुलते जा रहे हैं, उसको फ्री टू एयर करके। और
आसाराम बापू से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिनका चैनल चलता है, बंद होता है, खुलता है, आज भी है चैनल। पॉलिटिकल ऑनरशिप को जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट की का कोई फेनोमेना है। जैसे नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल ऑनरशिप का कोई पैटर्न हमें दिखता ही ना हो। लेकिन आज ही रिपब्लिक चैनल लॉन्च हुआ है। राजीव चंद्र, मैं 2 मिनट में खत्म करूँगा। राजीव चंद्रशेखर उनके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, अंग्रेजी का चैनल है। पॉलिटिकल ऑनरशिप में सवाल है कि इन सारी पॉलिसी को फ्रेम कौन करेगा। अगर हम मीडिया ऑनरशिप की बात करते हैं, कॉर्पोरेट ऑनरशिप को हम कर्व करने की बात करते हैं, तो पॉलिसी लाएगा कौन? पॉलिसी अल्टीमेटली संसद बनाएगी, संसद में पॉलिसी बननी होगी, बिल आएगा, विधेयक होगा, पास होगा। लेकिन इस तरह के रिकमेंडेशन में जैसे ही पॉलिटिकल ऑनरशिप की बात होती है तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम मीडिया ऑनरशिप का नया रेगुलेशन बनाए जिसमें सिर्फ ऐसा तो होगा नहीं कि हम कॉर्पोरेट के लिए बना दें और पॉलिटिकल ऑनरशिप की जो बात कही गई है स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में, TRAI की रिपोर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ हैदराबाद की रिपोर्ट में, उसको हम हटा दें। तमाम ऐसे बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनके अक्रॉस द मीडिया, एक मीडिया नहीं, जिनका DTH है, जिनका टेलीविजन चैनल है, जिनका प्रिंट है, जिनका रेडियो है, जिनकी एजेंसीज में पैसे लगे हुए हैं और जिनका अलग अलग पॉकेट्स में कुछ शेयर उन्होंने होल्ड कर रखा है। मुझे ये इसमें लगता है कि जो चेंज आया है इस पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर जो पैसा लगा रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल प्रोपेगेंडा या पार्टी प्रोपेगेंडा के लिए ही लगा रहे हैं। वो लगाने को इसलिए मजबूर है क्योंकि उन्होंने एक नया दौर देखा है, जिस दौर में उनको लगता है कि पार्टी मुखपत्र का जमाना लग गया है। अब कमल संदेश कोई नहीं पढ़ता। सामना को छोड़ दीजिए, एक जो शिवसेना का माउथ पीस है, उसके अलावा आप कोई खबर भी नहीं देखते होंगे किसी पार्टी के माउथ पीस से कोई खबर बनती हो बड़ी। पार्टी माउथ पीस को अगर मान के चलते हैं कि ये पार्टी के लाइन पे बात करेगी, पार्टी का एजेंडा ये पुश करना है इनको। जैसे आप एक कमर्शियल टेलीविजन चैनल या कमर्शियल अखबार की बात करते हैं तो ऑनरशिप पर्दे के पीछे चला जाता है। एक ऐसा लगता है कि अब इसमें प्रोफेशनल जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं और ये खेल पे भी खबर दे रहा है, एंटरटेनमेंट की खबर दे रहा है, क्राइम की खबर दे रहा है। तो ये उसी तरह का चैनल है जैसे आज तक, NDTV, जी न्यूज़ या कोई भी चैनल है। और वो एक तरह से जिसको हम एक आम दर्शक जिस तरह से उसको रिसीव करता है कि ये बैलेंस और ऑब्जेक्टिव चैनल है। पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी इस ट्रेंड को समझ गई है और इस ट्रेंड को और ज़्यादा पुश करने की कोशिश में इसलिए लगातार वो आगे बढ़ के सामने आ रहे हैं लोग। इस ओनरशिप के नुकसान और कॉर्पोरेट ओनरशिप और पॉलिटिकल ओनरशिप के जो नुकसान है उसको आप साफ तौर पर देखेंगे कि अब कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन, इनके बीच ही जो गैप है वो खत्म हो रहा है। कब कोई कॉर्पोरेट राज्यसभा सांसद बन के आ जाएगा, कब कोई इंडिपेंडेंट लोकसभा जीत के आ जाएगा और कब कोई सांसद अपना कोई कारोबार शुरू कर देगा। इस बीच में कोई फर्क नहीं रह गया है कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो व्यवसाय के साथ या पॉलिटिक्स के साथ। व्यवसायी ही राजनेता है, राजनेता ही व्यवसायी है। उनका एजुकेशन का धंधा है, उनका मीडिया का धंधा है, उनका वो स्कूल का धंधा है, उनका दैनिक जागरण अगर अखबार निकलता है तो मोजा बनाता है, वो स्कूल चलाता है, वो चीनी मिल चलाता है। दैनिक भास्कर जब अखबार के तौर पर शुरू हुआ, मीडिया ग्रुप था, तो वो आज उसका सबसे बड़ा कमाई का जरिया पावर प्लांट है, माइनिंग है, भोपाल में मॉल है, स्कूल है। जूट से शुरू हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया बना, फिर टाइम्स नाउ खुला, फिर रेडियो चैनल शुरू हुआ, फिर और धंधे शुरू हुए। कोई उषा मार्टिन कंपनी खनन के धंधे शुरू हुई, प्रभात खबर आया। कोई खनन करते